हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने आईपीओ के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वो आप जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो भी आईपीओ से रिलेटेड है। जब भी कोई आईपीओ शेयर मार्केट में आने वाला होता है उसके पहले हम उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। बट ये ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी होता क्या है, सो आज हम ये डिस्कस करेंगे। एंड जीएमपी में जो ये ग्रे वर्ड आ रहा है, ये सुन के हमें लग सकता है कि क्या ये कोई इलीगल मार्केट है या फिर ये लीगल है। इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। दो और टर्म्स होते हैं, कोस्टक रेट एंड सब्जेक्ट टू सौदा, ये भी जीएमपी से रिलेटेड होते हैं। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो के एंड में हम जीएमपी का ओवरऑल रेलेवेंस समझने की कोशिश करेंगे कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और ये सही है या नहीं। ग्रे मार्केट समझने से पहले हम ब्लैक मार्केट और वाइट मार्केट को समझ लेते हैं। ब्लैक मार्केट ऐसे मार्केट्स को बोला जाता है जहाँ पे सारी चीज़ें इलीगल होती हैं। मींस वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स का सेल और परचेज होता है जो लीगल नहीं है। इसमें आ जाता है स्मगलिंग करना या फिर दूसरे कंट्री से कुछ प्रोडक्ट हमारे कंट्री में लेकर आना, और वो ऐसे ताकि इंपोर्ट ड्यूटी को अवॉइड किया जा सके। ब्लैक मार्केट की एक्टिविटीज़ हमारे लॉ के अंडर कवर्ड रहती हैं और यहाँ पे पकड़े जाने पर प्रॉपर पनिशमेंट भी दिया जाता है। नेक्स्ट होता है वाइट मार्केट। वाइट मार्केट मीन्स जहाँ पे सारी चीज़ें लॉ के अंडर में होती है। जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का सेल और परचेज होता है, सो ये एक लीगल मार्केट है, एक वाइट मार्केट है। इसको सेबी बहुत क्लोजली वॉच करता है और सारी एक्टिविटीज़ लीगली होती हैं। ब्लैक एंड वाइट मार्केट के बीच में कुछ एरिया आता है जहाँ पे ग्रे मार्केट होता है। मीन्स ये इलीगल भी नहीं है और ऐसे मार्केट के लिए रेगुलेशंस भी नहीं बनाए गए हैं। किसी भी आईपीओ में सेबी के गाइडलाइंस तब अप्लाई होते हैं जब वो आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है। सो आईपीओ अनाउंस होने के बाद और उसका शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बीच में जो ये 10 से 12 दिन का गैप होता है, इस टाइम पे आईपीओ की जो शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग ग्रे मार्केट में भी शुरू हो जाती है। ये किसी भी अथॉरिटी या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर नहीं होता है और यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं। ग्रे मार्केट जो है वो कम्प्लीटली ट्रस्ट फैक्टर पे काम करता है और यहाँ पे कोई भी स्टॉक ब्रोकर नहीं होते हैं। यहाँ पे एक इंटरमीडिएटरीज होते हैं जिनको हम डीलर बोलते हैं। वाइट मार्केट एक ऑथोराइज मार्केट होता है एंड ग्रे मार्केट अनऑथोराइज मार्केट होता है। अब देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट काम कैसे करता है और लोग ग्रे मार्केट में ट्रेड क्यों करते हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है XYZ, वो अपना आईपीओ लाने वाली है एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है मार्केट में। इस कारण से सबको लगता है कि जब इसका आईपीओ आएगा तो ये हाई प्राइस में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। सो हाई डिमांड के कारण सब लोगों को इसका आईपीओ मिलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट बेनिफिट सब चाहते हैं इस आईपीओ से। देन ऐसे केसेस में ग्रे मार्केट एक ऑप्शन होता है। पब्लिक ऐसे फेमस आईपीओज़ के लिए एक प्रीमियम अमाउंट देने को तैयार हो जाती है, जिससे वो आईपीओ अगर उनको एलोकेट नहीं भी होता है तो वो उन्हें ग्रे मार्केट में मिल जाए। यहाँ ग्रे मार्केट में एक डीलर होता है जो कि सेलर और बायर्स के बीच कोऑर्डिनेट करवाता है एंड उनका सेल और परचेज को कंप्लीट करता है। साथ ही साथ वो ये भी ध्यान रखता है कि सेलर बायर्स का ऑर्डर कंप्लीट करें और बायर सेलर का ऑर्डर प्रॉपरली कंप्लीट करें। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे सेलर बायर्स को नहीं जानते हैं और बायर सेलर को नहीं जानते हैं, उनकी बात सिर्फ डीलर से होती है। फ्रेंड्स, अब ये देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है और ये डिसाइड कैसे होता है। लेट्स सपोज सेम XYZ कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली है और उन्होंने अपना इशू प्राइस 1000 डिसाइड किया है एंड नाउ अब ये आईपीओ एप्लीकेशंस के लिए ओपन है और इसकी लिस्टिंग 10 दिन बाद होने वाली है। सो अब इस आईपीओ के ऊपर जो ट्रेड्स हैं वो ग्रे मार्केट में स्टार्ट हो जाएंगे। सो इशू प्राइस इज़ 1000 और एक लॉट के अंदर 10 शेयर्स आते हैं। एंड इमेजिन करिए कि इस आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस है वो ज़्यादा रहेगा, नियर टू 1700 रहने वाला है। सो ग्रे मार्केट में कुछ सेलर्स होंगे और कुछ बायर्स होंगे और उनके बीच होगा एक डीलर। बायर सेलर्स को पर शेयर इस आईपीओ के लिए 200 रुपीज़ देने को तैयार हैं। बायर को यहाँ पे लगता है कि इस कंपनी का आईपीओ जो है वो 1700 पे लिस्ट होगा,
तो उसके लिए अच्छी डील है। 1700 में जो 700 रुपये हैं उसमें से 200 रुपये वो सेलर को दे देगा एंड उसे हर शेयर पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इट मीन्स ओवरऑल 500 इंटू 10 5000 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। एंड सेलर के लिए भी एक अच्छी डील है, उसे फिक्स्ड प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी 2000 रुपये का, क्योंकि पर शेयर के उसे 200 रुपये मिलने वाले हैं। सो उसके लिए भी एक डील बहुत अच्छी है। एंड बायर यहाँ पे बहुत से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसे बहुत सारे सेलर्स मिल सकें जो अपना शेयर सेल करने के लिए रेडी हैं ग्रे मार्केट में। मान लीजिए जो ये शेयर है वो 1700 पे लिस्ट होता है, सो उसको ग्रे मार्केट प्रीमियम देने के बाद 5000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा एक लॉट से। एंड अगर सेलर को लगता है कि पर शेयर 200 रुपये कम है और इस IPO की डिमांड और ज़्यादा है तो वो अपना प्रीमियम बढ़ा भी सकता है और इससे ही IPO का ओवरऑल GMP डिसाइड होता है। सो लिस्टिंग के बाद सेलर या तो उन शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट बायर के साथ शेयर दे सकता है उसको, या फिर जो शेयर्स हैं वो उनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकता है, जैसा बायर चाहेगा। नेक्स्ट केस समझ लेते हैं। मान लीजिए जो लिस्टिंग है वो 1100 रुपये पे हुई। सो सेलर को तब भी फ़ायदा है, उसको तो अपने हर शेयर के 200 रुपये मिल रहे हैं, तो उसको ओवरऑल 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड यहाँ पर लिस्टिंग 1100 रुपये हुई है, मीन्स जो बायर है उसको हर शेयर पे 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं सेलर को। सो उसको ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है सेलर को 2000 का, बट बायर को यहाँ पर लॉस हो रहा है 1000 रुपये का। सो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बायर एक रिस्क ले रहा है, उसको बहुत अच्छा गेन भी हो सकता है और अगर लिस्टिंग सही से नहीं हुई तो लॉस भी हो सकता है, जैसा इस केस में हुआ। एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के कारण यहाँ पर बायर को लॉस हो गया। एंड इन सारी प्रोसेस में डीलर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो ही बायर्स एंड सेलर्स को आपस में मिलाता है। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट आता है कोष्टक रेट का। सेम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बायर सेलर को हर एप्लीकेशन के लिए 1000 रुपये देगा और वो ऐसा बहुत सारे लोगों को देगा 1000 रुपीज़। एंड इमेजिन करिए उसने 10 लोग के साथ डील करी, सो प्रोबेबिलिटी ये है कि एटलीस्ट 5 लोगों को ये IPO एलोकेट हो जाएगा एंड उसके बाद वो लोग बायर को वो सारे शेयर्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। सो अगर शेयर अच्छे प्राइस पे लिस्ट होता है तो बायर का यहाँ पे फ़ायदा होगा, और अगर अच्छे प्राइस पे लिस्ट नहीं होता है देन बायर को सेलर्स को पैसे देने होंगे जो भी उनका लॉस होगा इस एप्लीकेशन से। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट टू सौदा मीन्स SS। ये भी कोष्टक रेट जैसा ही है, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर सेलर को IPO अलॉट होता है तो ही बायर उसको 1000 रुपीज़ देगा एंड जब इसकी लिस्टिंग होगी तो सेलर ओवरऑल शेयर्स या फिर प्रॉफिट और लॉस बायर के साथ शेयर करेगा, मीन्स उसको ट्रांसफ़र करेगा। सारे केसेस में बायर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है एंड उसे या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो GMP है वो पर शेयर डिसाइड होता है कि हर एक शेयर पे कितना प्रीमियम देना होगा, बट कोष्टक रेट एंड सब्जेक्ट टू सौदा पर लॉट बेसिस पे डिफाइन होता है, मीन्स एक लॉट के लिए कितना प्रीमियम देना होगा। नाउ फ्रेंड्स, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल GMP से एसोसिएटेड रिस्क क्या है और इसका रेलेवेंस क्या है। ये सारे पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ग्रे मार्केट अनरेगुलेटेड होता है। इट मीन्स अगर बायर ने सेलर को ट्रांजैक्शन करने से मना कर दिया या फिर बायर ने मना कर दिया तो वो दोनों किसी के पास ये जा नहीं सकते बोलने के लिए कि हम सेबी में कंप्लेन करेंगे या फिर रिपोर्ट फाइल करेंगे। सो मार्केट कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है। नेक्स्ट इज़ जो प्रीमियम ग्रे मार्केट में डिमांड किया जाता है वो हमेशा रिलायबल नहीं होता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि उसी रेट पे स्टॉक मार्केट में वो IPO लिस्ट होगा। सो ये 2 पॉइंट समझने के बाद आप सोच रहे होंगे कि फिर GMP का ओवरऑल रेलेवेंस क्या है। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमें समझ में आता है कि जो IPO आने वाला है उसकी ओवरऑल डिमांड कितनी है मार्केट में। सो पॉइंट इज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम सही हो या ना हो, पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जिसके अकॉर्डिंगली लोग इस IPO में अप्लाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। वो इसके बेस पे डिसीज़न लेना शुरू करते हैं।
एंड जीएमपी से हम ये नहीं बता सकते कि कोई कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है या नहीं है। सो जीएमपी हमें लिस्टिंग गेन समझने में ज़्यादा हेल्प करता है, ना कि लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कैसा रहने वाला है। एंड नेक्स्ट इज, जो कंपनी आईपीओ ला रही है उनको भी एक आइडिया लग जाता है कि उनके शेयर्स की मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। ग्रे मार्केट ऐसे इन्वेस्टर्स को भी हेल्प करता है जो आईपीओ में अप्लाई करने के बाद लिस्ट होने से पहले बैकआउट करना चाहते हैं। सो बेसिकली हम जीएमपी को मार्केट इंडिकेटर ऑफ आईपीओ भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको जीएमपी अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आप इसको आईपीओ के साथ रिलेट कर पाएंगे। एंड जब भी कोई नेक्स्ट आईपीओ आएगा तो आप जीएमपी को प्रॉपर समझते हुए अपना डिसीज़न ले पाएंगे। मैं आईपीओ रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर सीरीज़ स्टार्ट करने के बाद मुझे अब ये समझ में आ गया है कि लोगों में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत कम अवेयरनेस है। एंड मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। सो इस वीडियो सीरीज़ का मेन एम यही है कि मैक्सिमम लोगों तक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अवेयरनेस पहुँचाना। आई होप आप भी इन वीडियोस को शेयर करेंगे और अवेयरनेस बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगे। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।